Hi everyone. Today I am going to discuss sixth lecture of interview question of welding. इसके पहले ऑलरेडी मैंने 1 to 5 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि अब तक मैंने 50 क्वेश्चन आपको बता दिया है कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ किसी न किसी इंटरव्यू में पूछे गए हैं, इसलिए वो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तो इसको मैं कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ताकि वेल्डिंग का जो चैप्टर है इससे आप जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आपको अबाउट कंप्लीट हो जाए, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर ना जाए। जो भी क्वेश्चन वहाँ पूछा जाए वो इसी लेक्चर से, जो भी मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 10 से 12 लेक्चर, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। जो क्वेश्चन जो मैं यहाँ करा रहा हूँ उसको रिटन फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि वो लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर आज का है एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि एक्सप्लोजिव वेल्डिंग होता क्या है। एक्सप्लोजिव वेल्डिंग पहले तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं बताया कि एक्सप्लोजिव वेल्डिंग जो होता है वो एक तरह का सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस होता है। तो इसका आपको प्रोसेस भी पूछ सकता है कि एक्सप्लोजिव वेल्डिंग का क्या प्रोसेस है या इसका क्या एप्लीकेशन है। तो इसका एप्लीकेशन जो होता है वो क्लैडिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। मतलब वन मटेरियल पर अनदर मटेरियल का अगर हमें परत लगाना है, क्लैड करना है उसको, तो उस केस में हम लोग एक्सप्लोजिव वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोगों को अगर स्टील पर टाइटेनियम करना है तो टाइटेनियम का क्लैडिंग हम लोग कर देंगे स्टील के ऊपर। तो ये एक तरह का आपको एक्सप्लोजिव वेल्डिंग से हम लोग काम करते हैं। फिर कॉपर पर एल्युमिनियम का करना है तो उस केस में हम लोग काम कर लेंगे। तो क्लैडिंग के लिए हम लोग मेनली जो यूज़ करते हैं वो क्लैडिंग के लिए यूज़ करते हैं एक्सप्लोजिव वेल्डिंग का। अब ये प्रोसेस होता है कैसे, वो हम लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दो प्लेट होता है, एक प्लेट बॉटम प्लेट होता है और एक अपर प्लेट होता है, जो कुछ एंगल पर यहाँ पर हम लोग सेट करते हैं। और वहाँ पर फिर रबर भी होता है, ताकि वो उसको शॉक को एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ पर एक इस प्लेट को हम लोग क्लैड करना है, ये हमारा रबर है। और ये फ्लेयर प्लेट इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग क्लैड करना है, ये हमारा बॉटम प्लेट है। इसके ऊपर जो होता है एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजिव हम मटेरियल लगा देते हैं। एक्सप्लोजिव मटेरियल ऊपर से लगा दिए, जिससे कि क्या एक्सप्लोजन की वजह से क्या होता है, ये जो फ्लेयर प्लेट होता है वो काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ वो लोअर प्लेट पर जाकर इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से फिर फर्दर ज्वाइनिंग हो जाती है। तो यही इसका मेन पर्पज, मेन जो इसका फिनोमेना है यही है कि जब एक्सप्लोजन होता है तो एक्सप्लोजन की वजह से फ्लेयर प्लेट जो होता है वो हाई वेलोसिटी के साथ वो बॉटम प्लेट की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मासिव इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट होने की वजह से वहाँ पर ज्वाइनिंग हम लोग को प्रोवाइड हो जाती है। तो आगे देखते हैं क्या यहाँ पर आपको रिटन फॉर्म में मिल रहा है। ड्यू टू एक्सप्लोजन प्लेट मूव्स विद वेरी हाई स्पीड। जो अपर प्लेट है जो कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है वो काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ मूव करता है एंड मीट अदर प्लेट विथ मैसिव इम्पैक्ट। मैसिव इम्पैक्ट के साथ वो अदर प्लेट के साथ मीट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाती है। मैसिव इम्पैक्ट के साथ मिलने से वहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोजिव वेल्डिंग है। इसका आपको एप्लीकेशन मैंने बता दिया। एप्लीकेशन आपको क्लैडिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और कौन सा मटेरियल है, मान लीजिए कि हम लोग को स्टील पर टाइटेनियम करना है तो उस केस में हम लोग यूज़ कर लेंगे। और अगर कॉपर पर एल्युमिनियम करना है तो उस केस में भी यूज़ कर लेंगे। और ये एक तरह का सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज ड्यूटी साइकिल। ये भी बहुत सारे इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है, ड्यूटी साइकिल वेल्डिंग में क्या होता है। तो ड्यूटी साइकिल जो होता है वो आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड यहाँ पर टर्म है। ये रेशियो होता है आर्किंग टाइम, जो हम लोग आर्क प्रोवाइड करते हैं उसका टाइम क्या है, और वेल्ड टाइम क्या है, और वेल्डिंग होने का टाइम क्या है, उसका रेशियो को हम लोग बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। और ये हम लोग परसेंट में यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो गया, ड्यूटी साइकिल इज अ रेशियो ऑफ आर्किंग टाइम। आर्क जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो टाइम डिवाइडेड बाय वेल्ड टाइम इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा परसेंट में वैल्यू आ जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये ड्यूटी साइकिल है। ड्यूटी साइकिल इट इज़ अ रेशियो ऑफ आर्किंग टाइम टू वेल्ड साइकिल टाइम। इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। और इसका वैल्यू जनरली पूछ दिया जाता है कि ड्यूटी साइकिल का नॉर्मल रेंज क्या है। तो रेंज आप लोग को ध्यान रखना है, 60 to 70% रेंज होता है। 60 to 70% रेंज होता है। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि अगर 5 मिनट है, अगर आर्किंग 5 मिनट अगर आर्किंग टाइम है तो उसका क्या ड्यूटी साइकिल होगा। तो वो अलग अलग कंट्री पर डिफाइन होता है कि अलग कंट्री में कितना हम लोग मानते हैं उसको। फिर किसी जगह 50% मानते हैं, किसी जगह 100% मानते हैं। तो जनरली रेंज के बारे में आपसे पूछ देता है कि रेंज जो है 60 to 70% रेंज इसका होता है ड्यूटी साइकिल का। इसका आपको वैल्यू समझ में आ गया।
क्या है, और इसका डिफिनेशन समझ में आ गया कि आर्किंग टाइम टू वेल्ड साइकिल टाइम इसका डिफिनेशन होता है। अगर ड्यूटी साइकिल, अगर मोर करंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो ड्यूटी साइकिल जो होगा वो लेस होगा, बिकॉज उस केस में आर्किंग टाइम जो होगा वो कम हो जाएगा, कम ही आर्क प्रोवाइड करने पर हमारा काम हो जाएगा। तो उस केस में हमारा जो ड्यूटी साइकिल होगा वो लेस हो जाएगा, बिकॉज आर्किंग टाइम अगर हम लोग कम कर दें, आर्किंग टाइम को कम कर दें तो हमारा जो रेशियो होगा वो कम हो जाएगा। तो हम लोग करंट अगर ज़्यादा सप्लाई कर दें तो उस केस में लेस ड्यूटी साइकिल हमारा वहाँ पर मिलने वाला है। ये था टर्म जो भी ड्यूटी साइकिल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओपन सर्किट वोल्ट। ओपन सर्किट वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्ट क्या होता है? ओपन सर्किट वोल्टेज जनरली पूछते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है? तो ये आप लोग काफ़ी ज़्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं वोल्टेज लिख देता हूँ। वोल्टेज क्या होता है? तो ओपन सर्किट वोल्टेज वैसा वोल्टेज है जब नो लोड कंडीशन में अगर हमें आर्क जनरेट करना है, मतलब कोई भी लोड वहाँ पर नहीं है, अगर उस केस में हम लोग को आर्क जनरेट करना है तो उस केस में जो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो ओपन सर्किट वोल्ट है। इसका भी वैल्यू पूछ देता है, तो पहले डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। वोल्टेज रिक्वायर्ड टू जनरेट द आर्क, आर्क को जनरेट करने के लिए जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है अंडर नो लोड कंडीशन, मतलब कोई भी लोड वहाँ पर नहीं लगा हुआ है, नो लोड कंडीशन पर जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। इसका भी वैल्यू पूछ देता है कि इसका वैल्यू नॉर्मली कितना होता है, तो 80 वोल्ट के आसपास इसका वैल्यू होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू जनरली पूछ दिया जाता है कि ओपन सर्किट वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है। तो एक तो इसका डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है और एक इसका वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज हमने देख लिया, तो शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है वो हम लोग यहाँ जान लेते हैं। ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है और अगर जब पूछा जाता है तो दोनों पूछ दिया जाता है कि ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है। तो शॉर्ट सर्किट करंट वैसा करंट होता है जो आर्क जनरेट करने के टाइम रिक्वायर्ड होता है। शॉर्ट सर्किट करंट इज द करंट विच इज ड्यू टू जनरेट द आर्क, करंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द आर्क जनरेशन, आर्क के जनरेशन के टाइम में जो करंट का रिक्वायरमेंट होता है, जब हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं उस टाइम जो करंट का रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। इसका रेंज जो होता है वैल्यू का 100 to 200 एम्पियर इसका नॉर्मली रेंज होता है। तो ये भी वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, ये जो वैल्यू है वो शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू है, और करंट जो आर्किंग टाइम के रिक्वायरमेंट, आर्क जनरेशन के टाइम में जो रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर वाटर वेल्डिंग। अंडर वाटर वेल्डिंग किसी किसी इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि अंडर वाटर वेल्डिंग से आप क्या समझते हैं। तो अंडर वाटर वेल्डिंग जनरली हम लोग वाटर के अंदर जहाँ पर हम लोग कुछ इक्विपमेंट अगर है, जैसे कि अगर शिप है या फिर कोई पाइप फिटिंग है, उस केस में अगर वाटर के अंदर है तो वहाँ पर अगर हमें वेल्डिंग करना है या लीकेज वहाँ हो गया है उस केस में वेल्डिंग अगर हमें करना है, ज्वाइंट प्रोवाइड करना है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका डिफिनेशन डायरेक्टली है कि वेल्डिंग जो हम लोग वाटर के अंदर करते हैं, वेल्डिंग इज डन अंडर वाटर, उसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि अंडर वाटर वेल्डिंग है। तो ये जो होता है दो टाइप का होता है अंडर वाटर वेल्डिंग, एक होता है वेट कंडीशन में और एक होता है ड्राई कंडीशन में। कहने का क्या मतलब है? वेट कंडीशन मतलब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर वाटर में ही वेल्डिंग कर लेते हैं, मतलब कोई अलग से वहाँ पर चेम्बर नहीं बनाते हैं, कोई वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट नहीं करते, या फिर कोई वहाँ पर एक चेम्बर बनाकर फिर वेल्डिंग नहीं करते, वाटर को रिमूव करके वैसा वेल्डिंग नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम लोग वाटर में ही वेल्डिंग कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं वेट। और इसमें क्या करते हैं ड्राई में कि हम लोग पार्टिकुलर चेम्बर बनाते हैं, वहाँ पर वेल्डिंग करने से पहले हम लोग चेम्बर बना लिए एक बॉक्स जैसा, मान लीजिए कि ये हमारा इक्विपमेंट है, इसको हम लोग वेल्ड करना है और यहाँ पर वेल्डिंग हमें करना है, तो हम लोग उसको चेम्बर बनाकर बड़ा सा चेम्बर एक रूम जैसा बना देंगे जिसमें हम लोग जिसमें वाटर इन ना करें, और वहाँ पर प्रॉपर गैस का रिक्वायरमेंट जो भी है वहाँ पर गैस भी फिल कर देंगे, और उसके बाद हम लोग वहाँ पर वेल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर चेम्बर बनाकर बाहर में यहाँ पर वाटर रहेगा और अंदर में ड्राई कंडीशन में रहेगा, तो इसको बोलते हैं ड्राई कंडीशन। तो ड्राई अंडर वाटर वेल्डिंग होता है, एक वेट अंडर वाटर वेल्डिंग होता है। तो वही बोल रहा है वेट वेल्डिंग होता है जो डायरेक्टली एट एम्बियंट वाटर प्रेशर, जो वाटर के प्रेशर में डायरेक्टली हम लोग वाटर के कांटेक्ट में आकर हम लोग वेल्डिंग करते हैं, उसको हम लोग वेट अंडर वाटर वेल्डिंग बोलते हैं। इसके लिए हम लोग वाटर प्रूफ इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है जो वाटर प्रूफ इलेक्ट्रोड होता है, उसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं। अब अंडर वाटर वेल्डिंग के बाद आता है अंडर वाटर वेल्डिंग में सेकंड टाइप हो गया ड्राई वेल्डिंग। ड्राई वेल्डिंग में वेल्डिंग इज डन इन चेम्बर सराउंडेड बाय वाटर, वाटर से सराउंडेड होता है एक चेम्बर हम लोग वहाँ पर बनाते हैं जहाँ पर भी हमें वेल्डिंग करना होता है। उस केस में हम लोग जहाँ पर वेल्डिंग करना होता है वहाँ पर हम लोग पार्टिकुलर चेम्बर बनाते हैं और वाटर को वहाँ से रिमूव कर देते हैं, और चेम्बर के बाहर में हमारा वाटर सराउंडेड रहता है। तो ये हमने देख लिया अंडर वाटर वेल्डिंग। इसका यूज़ आपको पता है, जहाँ पर भी हमें वाटर के अंदर कोई इक्विपमेंट है, कोई पाइप फिटिंग करना है, शिप है, सबमरीन है, उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये अंडर वाटर वेल्डिंग है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एक पीपीई होता है जिसको हम लोग
शॉर्ट में पीपीई बोलते हैं, बट इसको मेन नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जनरली वैसा इक्विपमेंट होता है जो हम लोग वेल्डिंग के ड्यूरेशन में यूज़ करते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो आपको पता होगा वेल्डिंग के ड्यूरेशन में हम लोग कुछ सेफ्टी पर्पज़ के लिए कुछ इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। जनरली आर्क वेल्डिंग में आप लोगों ने देखा होगा, वैसे हम लोग गैस वेल्डिंग में भी यूज़ करते हैं, बट आर्क वेल्डिंग में भी ज़्यादा हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आपको गॉगल्स हो गया या ग्लास हो गया, हेलमेट हो गया, इस टाइप से ग्लव्स हो गया, फिर रबर सोल्ड आपको शूज़ हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो हम लोग मेनली जो यूज़ करते हैं वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पीपीई शॉर्ट में पूछ दिया जाता है कि पीपीई वेल्डिंग में पीपीई क्या है। जो पीपीई का फुल फॉर्म हो गया आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट हम लोग पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इसका एग्जांपल पूछ देगा क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं। तो हेलमेट आपको मेनली हो गया, ग्लास कहीं कहीं देखते होंगे ग्लास को यूज़ करता है। फिर रेजिस्टेंस जैकेट, हीट रेजिस्टेंस जैकेट, वैसा जैकेट जो आपको हीट को रेजिस्ट करे, बिकॉज वहाँ हीट जनरेट हो रहा है तो हीट को रेजिस्टेंस करने के वाला जैकेट होना चाहिए। कोई स्पार्क आपको क्लॉथ पे ना आ जाए, बर्निंग ना हो जाए, आपको नुकसान ना पहुंचा दे उस केस में। फिर ग्लव्स हम लोग यूज़ करते हैं कि ताकि हम लोग को करंट वहाँ पर स्पार्किंग हम लोग को ना मिल जाए, करंट हम लोग के बॉडी में ना ट्रांसफ़र हो जाए, इसलिए हम लोग ग्लव्स का यूज़ करते हैं। पर रबर सोल्ड सेफ्टी शूज़, ये भी उसी पर्पज़ के लिए होता है, रबर सोल्ड सेफ्टी शूज़, ताकि अर्थ से हमें अर्थिंग ना मिल जाए, ताकि वहाँ पर करंट हमारे में ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो रबर सोल्ड सेफ्टी शूज़ यूज़ किया जाता है, ग्लव्स यूज़ किया जाता है, रेजिस्टेंस जैकेट यूज़ किया जाता है, ग्लास यूज़ कर सकते हैं, हेलमेट यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा पीपीई है, एक तरह का किट होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब हेलमेट जो यूज़ करते हैं उस हेलमेट में कौन सा ग्लास यूज़ किया जाता है, ये पूछ दिया जाता है। तो ग्लास का नाम आप लोग जनरली इसको याद कर लीजिएगा, पॉलीकार्बोनेटेड ग्लास होता है, जिसका जिसका यूज़ होता है कि जो भी वहाँ पर रेज आ रहा है उसको हमारे आइज़ तक जाने ना दे, उसको प्रोटेक्ट करे, आँख तक ना पहुँचे वो। बिकॉज अगर वो रेज अगर डायरेक्टली आप आर्क को देख लेते हैं, वेल्डिंग आर्क को देख लेते हैं, तो आपके आइज़ को इफेक्ट कर सकता है, आइज़ को डैमेज भी कर सकता है वो। इसलिए हम लोग एक ग्लास यूज़ करते हैं जिसको हम लोग पॉलीकार्बोनेटेड ग्लास बोलते हैं। तो इसका नाम पूछ दिया जाता है कि हेलमेट में कौन सा ग्लास यूज़ करते हैं। अब 8 क्वेश्चन है, हाउ स्लैग इज फॉर्म्ड इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में स्लैग कैसे फॉर्म्ड होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंटरव्यू में ये पूछा हुआ है कि स्लैग का फॉर्मेशन कैसे होता है और वो कैसे प्रोटेक्ट करता है वेल्ड बिट को या फिर वेल्डिंग पूल को, वेल्ड पूल को कैसे वो प्रोटेक्ट करता है। तो स्लैग का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम लोग फ्लक्स यूज़ करते हैं। तो फ्लक्स जो होता है, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है या फिर जो भी ऑक्साइड्स होता है वेल्डिंग में बनता है या फिर इम्प्योरिटीज़ होती है, उससे वो कंबाइन कर लेता है, इम्प्योरिटीज़ से कंबाइन करके स्लैग का फॉर्मेशन करता है। एक स्लैग मतलब बोलते हैं मैल जैसा फॉर्मेशन होता है। तो फ्लक्स जो होता है वो मिक्स करता है या कंबाइन होता है ऑक्साइड्स या इम्प्योरिटीज़ के साथ और स्लैग का फॉर्मेशन करता है। और स्लैग जो होता है वेट इसका जो होता है काफ़ी लाइट होता है, लाइट वेट होने की वजह से वो क्या होता है, वो फ्लोट करते रहता है। वो हमारा जो भी मोल्टेन मेटल है या फिर वेल्डबिट बोल सकते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होता है वहाँ पर, उस केस में वेल्ड पुल है, उसके ऊपर वो फ्लोट करता है बिकॉज वो लाइट इन वेट होता है। तो फॉर्मेशन समझ में आ गया, जो भी इम्प्योरिटीज़ है या ऑक्साइड्स है उसके साथ वो कंबाइन करता है। फ्लक्स कंबाइंड विथ इम्प्योरिटीज़ एंड ऑक्साइड्स एंड फॉर्म्ड स्लैग, स्लैग का फॉर्मेशन वहाँ पर कर देता है। और ये लाइट, अब फिर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि वो ऊपर में क्यों फ्लोट करते रहता है। तो फ्लोट करने का रीज़न सिंपल है, वो लाइट इन वेट होता है, स्लैग इज़ लाइटर इन वेट, वेट में लाइट होता है, ड्यू टू विच इट फ्लोट ओवर द वेल्ड पुल, वेल्ड पुल के ऊपर फ्लोट करता है और वो वेल्ड पुल को प्रोटेक्ट करता है, ऑक्सीडाइज होने से बचाता है वो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा, एक इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इन एमआईजी वेल्डिंग, एमआईजी वेल्डिंग में फ्लक्स इज़ यूज्ड और नॉट, फ्लक्स को यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। तो एमआईजी होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, जब हम लोग इनर्ट गैस यूज़ कर ही लेंगे तो फ्लक्स का यूज़ करने का हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज फ्लक्स का काम हमें ऑक्सीडाइज होने से बचाना है। तो जब हम लोग फ्लक्स के जगह पर इनर्ट गैस यूज़ कर ही ले रहे हैं तो इनर्ट गैस क्या करता है कि जो भी वेल्ड पुल होता है उसको वो शील्डिंग गैस, वो एक तरह का शील्ड प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा ऑक्सीजन से या फिर एटमॉस्फेरिक एयर से, हमें शील्डिंग प्रोवाइड करता है या फिर प्रोटेक्ट करता है। तो इनर्ट गैस हम लोग काफ़ी हाई प्रेशर के साथ यूज़ करते हैं, जिससे कि जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो भी रिमूव हो जाती है और वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देता है। तो एमआईजी में हमें फ्लक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए फ्लक्स का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। वो लास्ट क्वेश्चन है, वही बोल रहा है यहाँ पर इनर्ट गैस यूज टू प्रोटेक्ट कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज डिफिकल्ट वाई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल्डिंग अगर आप बता रहे हैं वहाँ पर, तो वेल्डिंग में एल्यूमिनियम का वेल्डिंग डिफिकल्ट क्यों है, ये भी वहाँ पर पूछ दिया जा सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, वेल्डिंग एल्यूमिनियम का डिफिकल्ट क्यों है। बिकॉज एल्यूमिनियम जो है ऐसा नॉन फेरस मटेरियल है, और ये जो होता है वो ऑक्सीडाइज एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत क्विकली फॉर्म करता है, बहुत फास्ट फॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा भी अगर वो हाई टेम्परेचर पर गया तो वो ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन करने के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू नॉर्मल एल्यूमिनियम से, और उसका वेट भी ज़्यादा होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा हीट का रिक्वायरमेंट होगा। उसके वजह से क्या होता है कि मेन एल्यूमिनियम कभी कभी बर्न होने का भी चांसेस होता है, कि मेन एल्यूमिनियम जो होता है वो आपको उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मेन एल्यूमिनियम कभी कभी बर्न होने का भी चांसेस होता है। फिर सेकेंडली इसमें एक और इशू क्या है कि ये आपको एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को पिक कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है। और मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने के बाद हाइड्रोजन, जब इसके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ जाता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन को ये ब्रेक करके पोरोसिटी फॉर्मेशन करता है, जिससे कि गैस इफेक्ट होने का भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है। इसलिए एल्युमिनियम का जो वेल्डिंग होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। वही दो पॉइंट आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। इट फॉर्म्स ऑक्साइड मोर क्विकली, काफ़ी फास्ट जो होता है ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और ऑक्साइड का मेल्टिंग टेम्परेचर, एल्युमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें ज़्यादा हीट का रिक्वायरमेंट पड़ता है, ज़्यादा हीट का रिक्वायरमेंट हो सकता है। उसके बाद क्या है, ऑल्सो पिक मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर भी पिक कर सकता है। तो ये हमारा वेल्डिंग का एल्युमिनियम का लास्ट, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग आपके लिए रिवीजन के लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया है वो देख लीजिएगा। न्यूट्रल फ्लेम इज़ यूज्ड फॉर विच मटेरियल। न्यूट्रल फ्लेम जो होता है कौन से मटेरियल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है कि ब्रास के लिए यूज़ कर सकते हैं, कि हाई कार्बन स्टील के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर माइल्ड स्टील के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑल के लिए, जो भी ऊपर में दिया है सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी राइट आंसर है वो ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूँ प्रीवियस लेक्चर में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा और इसका राइट आंसर वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो कहीं पे स्टॉप करते हैं। जो भी इस वीडियो से, इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और अगर कुछ पर्सनल कुछ इससे रिलेटेड डाउट होगा तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड करके वहाँ से जो भी क्वेश्चन है आप उसको लर्न कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन वहाँ रहेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, उसको भी आप लोग वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।